Question number 11. A point object is placed on principal axis of a convex lens at a distance 3 times focal length. Draw ray diagram showing image position. कह रहा है कि हम लोगों का एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके फोकल लेंथ से 3 गुना दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कहाँ पे इसका इमेज बनेगा, आप इसके इमेज के बारे में हमें बताएं। इसका एक डायग्राम ड्रॉ करें। तो इसका डायग्राम हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये हम लोग का हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आप यहाँ से कुछ दूरी पे दिखाओ f, लगभग इतना ही दूरी पे यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा 2f, एंड अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही दूरी पे यानी जो डिस्टेंस 3f है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो चूंकि आपका ऑब्जेक्ट 2f और इन्फिनिटी के बीच रखा हुआ है, तो दूसरे साइड जो आपका इमेज है वो f और 2f के बीच बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो इसका हम लोग रे डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि एक रे यहाँ से ऐसे आई और दूसरी रे जो यहाँ से ऐसे पैरेलल चली, पैरेलल चलने के बाद ये फोकस से होके गुजरी और इसने यहाँ कट किया। जहाँ पे ये दोनों रे एक दूसरे को कट कर रहा है, यहीं पे हमारा इमेज बन गया। तो दिस इज आवर इमेज। इमेज इज इन बिटवीन f and 2f on the other side. Question number 12. What is Polaroid and write its uses. पोलराइड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद से गुजरने वाली रे को, अनपोलराइज्ड रे को पोलराइज्ड लाइट में तब्दील कर देता है। यानी पोलराइड एक ऐसा पदार्थ है जो उससे होकर गुजरने वाले अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कर देता है। इसके बहुत सारे यूज हैं। पहला यूज तो लाइट को पोलराइज करने के लिए, दूसरा फोटोग्राफी के लिए, तीसरा एंटी ग्लेयर डिवाइस, इसमें हम लोग पोलराइड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. टू कोहेरेंट सोर्सेस आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेबल इंटरफेरेंस फ्रिंज। हम लोग दो कला संबद्ध स्रोत का उपयोग से अस्थायी व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करते हैं। क्यों? दो कला संबद्ध स्रोत के बीच का जो फेज है वो समय के साथ बदलता नहीं है। यही कारण है कि इनसे जो इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेंगे वो भी समय के साथ नहीं बदलेंगे, यानी वो स्टेबल होंगे। मीन्स टू कोहेरेंट सोर्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस डज नॉट चेंज विथ टाइम। और यही कारण है, दिस इज द रीजन व्हाई द फ्रिंज पैटर्न इज ऑल्सो स्टेबल एंड इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। यही कारण है कि जो फ्रिंज का जो पैटर्न है वो अस्थायी होता है और वो भी समय के साथ बदलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन अ फोटो ट्यूब? प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किसी प्रकाशीय नली में निर्गत प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला चीज तो आपको ये लिखना है कि प्रकाश के किरणों के गिरने से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, जो घटना है, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। That is the phenomena of emission of electron due to incidence of light on a metallic surface is known as photoelectric effect. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा अगला हिस्सा है। तो इसमें हमें लिखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करती है, यानी फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटेंसिटी यानी तीव्रता पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 17. डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 15. डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देहली आवृत्ति, कार्यफलन एवं निरोधी विभव की परिभाषा करें। तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखना है। देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वह फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहलाती है। ये हो गया पहली परिभाषा। दूसरी, वर्क फंक्शन, कम से कम एनर्जी जिसके देने से किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन।
और तीसरा नंबर आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको रोकने के लिए जो निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, टू स्टॉप इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग अ नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये 3 लाइन है और यही तीनों लाइन आपको लिखने। क्वेश्चन नंबर 16, राइट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक तत्व के परमाणु का आवर्त सारणी में अल्फा एवं बीटा कण का नाभिक से उत्सर्जन के फलस्वरूप स्थान परिवर्तन लिखें। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा एक लाइन का जवाब याद रखिए। अल्फा के निकलने से 2 पोजीशन लेफ्ट, अल्फा के निकलने से 2 पोजीशन लेफ्ट और बीटा के निकलने से 1 पोजीशन राइट हमारा एलिमेंट जाता है। अल्फा के निकलने से 2 स्थान बाईं तरफ और बीटा के निकलने से 1 स्थान दाईं तरफ विस्थापन होता है हमारे एलिमेंट का। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ मॉडरेटर, कूलेंट एंड कंट्रोलिंग रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक और नियंत्रक क्षार का उपयोग बताएं। मॉडरेटर या मंदक, इसका काम है फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन में तब्दील करना, यानी तेजी से चलते हुए न्यूट्रॉन को स्लो करना। दूसरा हमारा चीज है कूलेंट। कूलेंट का मतलब होता है ठंडा करने वाला, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के टेम्परेचर को बढ़ने ना दे, वो हमारा कूलेंट है। यानी कूलेंट का काम है न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाले हीट को रिएक्टर से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर करना। और तीसरा नंबर पे हम लोग का है कंट्रोलिंग रॉड यानी नियंत्रक क्षर। नियंत्रक क्षर जो है वो हमारे रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करती है। जब हम लोग कंट्रोल रॉड को अंदर डालते हैं तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके उसकी संख्या को कम कर देता है, और जब बाहर निकालते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारे रिएक्टर में बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर बताएं, अर्धचालक में अंतर बताएं। देखिए सबसे पहला अंतर, एन टाइप में जो अशुद्धि है, जो डोपिंग है, वो पेंटावैलेंट है, और पी टाइप में जो डोपिंग है वो ट्राइवैलेंट है। एन टाइप का डोपिंग अशुद्धि पेंटावैलेंट पंचसंयोजक है, और पी टाइप की अशुद्धि या जो डोपिंग है वो त्रिसंयोजक या ट्राइवैलेंट है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बाहुल्य आवेश जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का है, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी आवेश बाहुल्य जो है वो होल्स का है यानी छिद्रों का है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट्स। नैंड गेट और नॉर गेट का ट्रूथ टेबल लिखें, तो हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले आपका आ गया नैंड गेट। तो नैंड गेट का मतलब क्या होता है, जो एंड नहीं हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप इनपुट बनाएंगे कि क्या क्या इनपुट हो सकता है। तो इनपुट हम लोग का क्या हो सकता है कि ये दोनों 0 हो सकते हैं, ये 0 और 1 हो सकता है, ये 1 और 0 हो सकता है, या अदरवाइज दोनों 1 हो सकते हैं। नैंड गेट में क्या होता है कि ये 0 होता है, बाकी सारे 1 होते हैं। यानी जब दोनों इनपुट आपके हाई होंगे तो आउटपुट जो है वो 0 होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, हाई होगा। और दूसरा आपका है नॉर गेट। तो नॉर गेट में भी आप इसी तरह से इनपुट बनाएंगे। आपके इनपुट्स आ गए क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसकी कहानी क्या है कि आपका ये 1 होता है, बाकी सारे क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा नॉर गेट। यानी नैंड गेट में क्या है कि 1 1 0 होता है, और नॉर गेट में क्या होता है, 0 0 1 होता है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल आप बना देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, मेंशन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार प्रणाली में संचरण के लिए प्रयुक्त 3 विधाओं का वर्णन कीजिए। तो 3 विधाएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप याद रखिएगा। पहला ग्राउंड वेव यानी भूतरंग, ग्राउंड वेव यानी भूतरंग। दूसरा स्काई वेव यानी आकाश तरंग। तीसरा स्पेस वेव यानी अंतरिक्ष तरंग। यानी 3 तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव, भूतरंग, आकाशीय तरंग और अंतरिक्ष तरंग।